गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवार्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑर्गेनाइजेशंस जिस भी दिशा में एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है उसके एंड रिजल्ट को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्कूल खोलता है तो उसका अल्टीमेट या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना। ऐसे ही अगर कोई हॉस्पिटल खोलता है तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, बेहतरीन उसका इलाज किया जाए, ये उसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है एंड्स एंड रिजल्ट है जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को करवाता है उसको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवार्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। द मैनेजरियल objectives of an organization can be classified into 3 major categories। और जो मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव मैनेजर अपने ध्यान में रखकर जो उसकी नॉलेज में होते हैं, जिस पर उसने बेसिकली काम करना होता है, उनको 3 मेजर कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरे होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की ही बात करेंगे। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जितने भी होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स इन पे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बढ़ाने को लेकर या उसको प्रॉस्पर बनाने के लिए काम किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। These objectives aims at prosperity and growth of the organization। यही मैंने आपको बताया भी है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इनका एम ही यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पर बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की हो सके, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं। Generally, it is assumed that profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true, है ना। जनरली हम मान लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू किया जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाए। ये बात सच भी है, हम इसको मानते भी हैं कि अगर हम किसी भी काम को XYZ हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उसके पीछे हमारी एक सोच ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को हम अर्न करें। तो ये कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, यानी प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होता है। बट इट्स नॉट ट्रू, लेकिन ये ठीक नहीं है या सच नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। द मैनेजर स्टार्ट टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। और मैनेजर इसके लिए कोशिश करता है कि मैनेजमेंट के जितने भी एरियाज हैं उनमें वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। यानी एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिनको अचीव करने के लिए काम किया जाना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पर हो। इसके लिए वो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को चूज़ करता है और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करता है।
3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजर, और ऐसे में मैनेजर 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे काम करता है। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं तो इसमें भी 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। पहला है सर्वाइवल। द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव। सर्वाइव होता है अपने आप को बनाए रखना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करके रखना। हमें सपोज करें हम किसी शॉप को ही खोलते हैं, तो शॉप खोलने के लिए सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें भले ही प्रॉफिट ना हो, लेकिन जितना पैसा हमने लगा रखा है उतना पैसा हमारा वापस आता रहे, ताकि हमारा सर्कुलर चलता रहे, सर्कुलेशन ऑफ बिजनेस चलता रहे, हमारी शॉप चलती रहे, ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर जाएं। जब लोग हमें जानने लग जाएंगे, परखने लग जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट को पसंद करने लग जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना भी स्टार्ट कर देंगे। तो सर्वाइवल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो है वो सर्वाइव करना है। द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहना, अपने आप को बनाए रखना, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हमने अपने बिजनेस पे या अपने ऑर्गेनाइजेशन पर जितनी भी लागत लगा रखी है वो लागत हमारी कवर होती रहे, वो कॉस्ट हमारी कवर होती रहे, तभी हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारा सर्वाइव करना होता है, इसको हम सर्वाइवल बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। जिस पीछे हम बोल रहे थे कि मेन ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, हमने पीछे लाइन पढ़ी, जनरली इट इज़ एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जाए। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं थी। उससे पहले भी एक ऑब्जेक्टिव था कि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक हम सर्वाइव कर सकें। दूसरा आता है प्रॉफिट। ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस हमारी होंगी ही। हम जरूर चाहेंगे कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब आप सोचिए, सर्वाइव करने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, जिससे आपके बिजनेस का रोटेशन बना रहे। लेकिन जब आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने के साथ दो चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक तो आप सर्वाइव तो आप करेंगे ही, क्योंकि कॉस्ट आपकी कवर हो रही है। कॉस्ट कवर होने के साथ आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है, कॉस्ट कवर हो रहा है, उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइव कर रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी एडिशनल अमाउंट हुई, और उस अमाउंट से आप अपने बिजनेस की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। उससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉस्पर होगा, और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, उससे आप अपने बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट तीनों चीज़ों के लिए, यानी जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तब भी हमें प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम अपनी बिजनेस की ग्रोथ को और हम बड़ा करना चाहते हैं, तब भी हमें प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब पैसा लगाते हैं तो एक खतरा हमेशा बना रहता है कि मेरा ये बिजनेस चलेगा
या नहीं चलेगा। तो ये खतरा आप पर, ये खतरे की घंटी हमेशा बजती रहती है कि अगर आपकी थोड़ी भी चूक हुई, आप थोड़ा भी चूक गए, तो आपका जो बिज़नेस है वो आपको प्रॉफिट ना देकर आपको लॉस देगा। तो प्रॉफिट क्या है? अब एक जब हम रिस्क उठाएं कि मैं इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं इस लॉस को झेलने के लिए तैयार हूँ, उस रिस्क को आपने उठाया, उस रिस्क को आपने झेला और आपने बिजनेस में एकजुट होकर मेहनत की, अपने अच्छे से उस बिजनेस को चलाया, तब जाकर आपको प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट क्या है? आपके उठाए हुए रिस्क का रिवॉर्ड है। तो ऑर्गेनाइजेशनल 2 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा सर्वाइवल, दूसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा हमने प्रॉफिट। अब हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है ग्रोथ। देखो, ये हम पिछले पॉइंट में भी पढ़ चुके, प्रॉफिट वाले पॉइंट में भी हमने पढ़ा कि बिजनेस में जब आपकी कॉस्ट कवर हो रही है और आपके पास एडिशनल अमाउंट प्रॉफिट के रूप में आ रहा है, तो वही प्रॉफिट आपके बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपकी जो ग्रोथ की जो एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उनको एक्सपेंड करेगा। The success of any organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products, number of employees, etc. अब बात यह आती है कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो रहा है, इसका पता कैसे लगाया जाए? हमें कैसे पता लगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, उसका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है? तो ऑर्गेनाइजेशन को हम जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को हम तब पता कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथफुल है या नहीं है, वो हम उसकी ग्रोथ रेट से पता करते हैं। अब ग्रोथ रेट में एक चीज़ नहीं है, ग्रोथ रेट कैसे पता लगे, किस चीज़ का ग्रोथ रेट हम पता करें? और ग्रोथ जो मेज़र की जाती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल कितनी हो रही है। ऑब्वियसली सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के कुछ महीनों बाद उसने दूसरी ब्रांच बनाई, फिर उसके कुछ महीनों बाद उसने तीसरी ब्रांच बनाई, फिर उसके कुछ महीनों बाद उसने चौथी ब्रांच बनाई। तो ये ब्रांच कहाँ से बन रही है? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसने एक सेटअप किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था, उसी से उसने वो ब्रांचेस बनाता जा रहा है, उसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या? उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और उसके पास कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से, इन सभी फैक्टर से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को काउंट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अपने टिप्स पे रख लीजिए आप। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। इसमें ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर, इस ऑब्जेक्टिव पर काम करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एटलीस्ट उसकी कवर, एटलीस्ट उसकी कॉस्ट, जितनी लागत उसने लगा रखी है वो कॉस्ट उसकी कवर होती रहे। दूसरा हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पढ़ा प्रॉफिट, यानी इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है कि जितनी कॉस्ट उसकी लगी हुई है वो कॉस्ट तो उसके पास आए, वो कॉस्ट तो उसके पास रिटर्न होकर आए, लेकिन साथ साथ उसको प्रॉफिट भी होने लगे ताकि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ को और एक्सपेंड कर सके। तीसरा आता है ग्रोथ। ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, या इसमें हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ और एक्सपेंड हो, उसका ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो करे। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रेट से हम उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मेज़र कर सकते हैं। और ग्रोथ रेट को मेज़र करने के लिए हमारे पास कितनी सेल हो रही है, हमारी कितनी ब्रांचेस हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसके साथ काम कर रहे हैं, उसी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रेट को नापा जा सकता है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर काम करता है, जिसमें पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरी है ग्रोथ। अब देखो, मैनेजर के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए मैनेजर के कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनमें हम
एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। 3 मेजर कैटेगरीज बताई हैं इन्होंने, जिसमें पहली बताई इन्हें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरी बताई उन्होंने सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरी बताई उन्होंने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हम दूसरा पढ़ रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं कि समाज के प्रति हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए। Social objectives of the organization deal with the commitment of the organization towards the society. सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सोसाइटी के प्रति किए गए कमिटमेंट को डील करने के लिए सेटअप किए जाते हैं। क्योंकि आप समझिए हम रहते कहाँ हैं, हम समाज में रहते हैं, हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज समाज की ही हैं। तो हम बिजनेस, हम जब हम खुद सोसाइटी के पार्ट हैं तो हमारा बिजनेस भी उसी सोसाइटी का एक पार्ट होता है। तो सोसाइटी से हम मुंह नहीं फेर सकते। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी सोसाइटी के ही पार्ट हैं। दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। यही बात मैंने बताई आपको, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो सारी रिसोर्सेज सोसाइटी की ही होती हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हों। तो ये कह रहे हैं कि जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा अर्न कर रहा है वो सोसाइटी की रिसोर्सेज का यूज करके ही पैसा अर्न कर रहा है। इसलिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से अलग नहीं हो सकता, वो सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि वो सोसाइटी की रिसोर्सेज का यूज करके ही पैसा कमाते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि वो समाज के लिए भी कुछ करें। अब समाज के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उसी को हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए या वो समाज के लिए क्या क्या कर सकता है, उन्हीं को हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो इन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, ऑर्गेनाइजेशंस की कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला दिया है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। अब यहाँ आप समझ जाइए रीजनेबल प्राइस क्या है, वाजिब दाम। यानी जो अमीर को तो खैर अमीर जो अमीर होगा जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो किसी भी चीज़ को इजीली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं या पुअर कैटेगरी के लोग हैं उनको रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ उनको मिलनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि पहला सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिया जाए, समाज के लोगों को क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए जाएं, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, जिनके प्राइस ज़्यादा ना हो, उनके प्राइस इतने होने चाहिए कि उसको वो इजीली अफोर्ड कर सकें। तो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, यानी रीजनेबल प्राइसेस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना। दूसरा आता है कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, सिविक एक्टिविटीज़ करने के लिए कंट्रीब्यूशन करना, उनमें अपना योगदान देना। तीसरा होता है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, यानी आर्थिक धन को क्रिएट करने में हेल्प करना या आर्थिक धन को जनरेट करना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी समाज के जो भी वीकर सेक्शंस हैं या ऐसे सेक्शंस हैं जिन लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, जनरेट करना, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रखते जाना कि जितने भी हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं ये आपको सब क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे आपकी केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला पढ़ा हमने सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, दूसरा था कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, फिर पढ़ा हमने जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, फिर पढ़ा हमने जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, है ना, एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाना भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड NGOs,
यानी जितने भी गवर्नमेंट के सोशल सर्विस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या एनजीओज के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भी सोशल ऑब्जेक्टिव में से है। यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के जो मेथड्स हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। उससे जब भी हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब ऊपर हमने पढ़ा था कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो सबके लिए हो गया कि सबके लिए हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लास्ट पॉइंट में वो ये भी कह रहे हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है या जो कमज़ोर वर्ग हैं, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव ही है। अब इसके बाद तीसरे ऑब्जेक्टिव्स, हमने 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़े, हमने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े। अब हम तीसरे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, है ना। ये कौन सी किनके लिए होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के प्रति ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो उनके लिए ऐसा क्या करें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं। एज एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी, ये तो हम जानते ही हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो एज एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हर कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होती हैं। एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। तो सीधी सी बात है कि जब किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही उसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होती हैं, तो उस रिसोर्सेज को, उन एम्प्लॉयज़ को ही अगर हम सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करके रखें, उनको हम मोटिवेट करके रखें, तो वो जो कुछ भी करेंगे वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? पहली होती है कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, यानी आपके लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो किस रेंज में अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, तो आप भी उसी रेंज में उनको सैलरी दें, अच्छे से अच्छी सैलरी देने की कोशिश करें ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे सेटिस्फाइड रहें। दूसरा है प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल स्टीम, यानी उनका प्रमोशन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम करना ताकि उनकी अपनी एक स्टीम क्रिएट हो सके, अपनी रेस्पेक्ट क्रिएट हो सके, और जो एम्प्लॉयज़ की दूसरी हायर लेवल नीड्स हैं वो उनकी ज़रूरत भी उनकी पूरी हो सके। तो इसीलिए ये भी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन होता है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसकी सबके साथ उसका इंट्रो करवाना, उनकी सबके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको बताना, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में उनको बताना, तो ये पीयर रिकॉग्निशन होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड्स, यानी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथी के रूप में रहकर उनको रेस्पेक्ट देना, ये भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ये भी मैनेजमेंट के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आता है। चौथा आता है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। जितने भी एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनको अच्छी और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाना ताकि वो फ्री ऑफ स्ट्रेस काम कर सकें, उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड।
आप देखिए कि अगर कोई वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा तो उनका उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की उनकी जो इंटरेस्ट है, उनका जो इंटरेस्ट है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ उनको इंटीग्रेट करेंगे तभी वो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे, और जब वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दे रखे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में से पहला था सर्वाइवल, दूसरा था प्रॉफिट, तीसरा ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव में था क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाना, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना और इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, इको फ्रेंडली मेथड्स का प्रोडक्ट बनाने के लिए इको फ्रेंडली मेथड्स का होना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा कि उनको एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, पीयर रिकॉग्निशन होना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग और उनका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, और सोशल रिकॉग्निशन भी उनका होना चाहिए, समाज में भी उनका एक अपना रुतबा होना चाहिए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। केस स्टडी, एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज हम पढ़ रहे हैं। Radhika is engaged in manufacturing earthen coolers by using environmental friendly methods of productions। राधिका इंगेज है किसमें? मिट्टी के कूलर बनाने में, अर्थन कूलर्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स, वो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स का यूज करके। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स हमने किस में पढ़े थे? हमने पढ़े थे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में से। हमने पढ़े थे सोशल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो प्रोडक्शन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड से होना चाहिए। तो राधिका इंगेज है और मिट्टी के कूलर बना रही है, वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का यूज करके। विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड, ये तो सीधा सीधा बता दिया इन्होंने कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया गया है। जहाँ बात हो रही है एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की, आपने कुछ नहीं सोचना है, वो सीधी सी बात है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो ये जो है सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2, अंकिता हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अंकिता ने एक नया बिजनेस शुरू किया है। वो बिजनेस किस चीज़ का है? कि जितनी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, उनको प्रोवाइड करवाया जाए। ऑल्दो शी इज़ नॉट हैविंग मैनी कॉम्पिटिटर्स। अब हालांकि इस बिजनेस में उसके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। आप समझिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रोवाइड करवा रही है, उसके पास ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स भी नहीं हैं, बट स्टिल शी इज़ ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है कि वो अपनी गुड्स को मिनिमम प्राइस पर ही प्रोवाइड करवाएं। अब आप इस लाइन को पढ़िए, ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सप्लाई प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। शी इज ट्राइंग टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव था, समझ रहे होंगे आप। बट स्टिल शी इज ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस, कि फिर भी वो कोशिश कर रही हैं कि गुड्स को वो मिनिमम प्राइस पर प्रोवाइड करवाए, सो दैट शी इज़ एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव भी कर जाए। एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और ये भी आश्वस्त कर दे कि लोग पीपल विद लिमिटेड इनकम, कि ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत कम है उनको भी वो सब्जी और फ्रूट्स अवेलेबल हो सकें। अब देखो, मार्केट में सर्वाइव करना उसका ऑर्गेनाइजेशन उसका ऑब्जेक्टिव है, सर्वाइव इन द मार्केट। ये हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ा था? सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया। इससे पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव था? शी इज ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस, ये हुआ सोशल ऑब्जेक्टिव। हमने पढ़ा था सप्लाई प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, कि रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को देना ही क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव है।
स्टेट द टू ऑब्जेक्टिव शी इज ट्राइंग टू अचीव। इसमें दो ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव इसमें हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है XYZ पावर लिमिटेड सेट अप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटेन्स इन द रिमोट विलेज। यानी दूर गांव में सोलर लालटेन को बनाने की फैक्ट्री शुरू की है XYZ पावर लिमिटेड ने। एज देयर वॉज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इतनी रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। कभी लाइट आती है, कभी नहीं आती, लाइट वहाँ पर लगातार नहीं आती है। तो इसलिए XYZ पावर लिमिटेड ने क्या किया है कि किसी गांव में, दूर गांव में उन्होंने सोलर लालटेन बनाने की एक फैक्ट्री लगाई है। द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वॉज सफिशियंट डे बाई डे, और इससे जो कंपनी जो रेवेन्यू कमा रही है वो दिन प्रतिदिन अच्छा कमा रही है। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। तो इसलिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी ने डिसाइड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल की जाए, है ना, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अब प्रोडक्शन जब बढ़ेगा दैट मीन्स क्या, वर्कर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। किस लिए? टू जनरेट हायर सेल्स, ताकि वो उसकी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अब एक बात को समझिए आप, ऊपर उन्होंने कहा है कि जो उनका रेवेन्यू है वो दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जा रहा है। द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट डे बाई डे, यानी कंपनी जो रेवेन्यू अर्न कर रही है वो दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जा रहा है। इट मीन्स क्या? प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करना चाह रहे हैं? अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब सेल्स किसका सूचक है, यानी किस चीज़ का है? ग्रोथ बढ़ने का। कि जब वो सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम जब हम ग्रोथ देखते हैं तो क्या देखते हैं? उसमें हम सेल्स देखते हैं, है ना, नंबर ऑफ ब्रांचेस देखते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अपनी सेल को बढ़ाना चाह रहा है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ग्रोथ का? ये है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। फोर दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पास के गांव के लोगों को ही उस जॉब पर रखा जाए। एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर अवेलेबल इन दैट एरिया, क्योंकि उस एरिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि नियर बाय गांव के लोगों को ही वो जॉब के अवसर दिए जाएं। ये समझ में आ रहा होगा कि वीकर सेक्शन को सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव हैं। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़, और कंपनी ने ये भी डिसाइड किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देंगे। यानी जिन गांव वालों को वो रखेंगे उनको वो ट्रेनिंग भी देंगे और उनकी नॉलेज को अपडेट भी करेंगे। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव द क्वोटिंग लाइन्स, यानी इनमें हमने ये बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया गया है। अब से देखें, लाइन सेकंड देखिए, द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन कंपनी का जो रेवेन्यू था वो बढ़ रहा था। रेवेन्यू बढ़ने का मतलब क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। कंपनी प्रोडक्शन कब बढ़ाएगी? जब उसको प्रॉफिट होगा तभी तो बढ़ाएगी। कंपनी अपनी सेल को कब बढ़ाएगी? जब उसको प्रॉफिट होगा तभी बढ़ाएगी। तो उसने डिसाइड किया है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा करे। अब प्रोडक्शन ज़्यादा कब होगा? जब कंपनी की ग्रोथ होगी। तो कंपनी की ग्रोथ का होना क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ को डिस्कस किया गया है। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर अवेलेबल इन दैट एरिया। उस एरिया में बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पास के गांव के लोगों को ही जॉब पर रखा जाए। ये ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? ये ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फिर कह रहे हैं कंपनी ने ये भी डिसाइड किया है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी वो गांव वाले जिनको कंपनी ने रख लिया है, जिन्होंने कंपनी को जिनको कंपनी ने अपॉइंट कर लिया है, यानी वो अब किसकी एसेट्स हैं? कंपनी की एसेट्स हैं। और कंपनी की कौन सी एसेट्स हैं? सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं। कौन?
वो वर्कर, वो एम्प्लॉय जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए, फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को भी अपडेट किया जाए। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, आपको समझ में आ गया होगा, ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपको अगर ये क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपके साथ जो आपके पढ़ने वाले बॉयज़ और गर्ल्स हैं या आपके मेट्स हैं उनको भी ये शेयर करें ताकि उनको भी ये क्लासेस अवेलेबल हो सकें।